Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा, CEO and founder at Savasoft. Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS at University of South Asia with Taham Jasab. Taham Jasab is currently doing BS Computer Science from USA. बाकी उन्होंने उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, इससे पहले उन्होंने एडमिशन कैसे लिया, फीसिस क्या होती हैं यूएसए की, वो उन्हीं से पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ताहम जैसा रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बिफोर कमिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया आपका जो है तालीमी बैकग्राउंड क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं अपना एकेडमिक पाथ और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड। तो बेसिकली मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूं और मैंने जो अपनी मैट्रिकुलेशन था वो सोसाइटी पब्लिक स्कूल से किया था और फॉर्चुनेटली मैंने 1003 मार्क्स गेट किए थे जो कि राउंड अबाउट 91% बन रहे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एफएससी इंजीनियरिंग करूंगा। तो मैंने कंकोडिया कॉलेज एचआरबी कैंपस में एडमिशन लिया और वो टोटली 100% स्कॉलरशिप पे था वो एडमिशन। सो मैंने वहाँ पे अपने 2 साल बेहतरीन गुजारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया कि मैं किसी बहुत ही हाई क्लास यूनिवर्सिटी में जाऊँ। टू बी ऑनेस्ट कि मैं मेरी जो मार्क्स है वो 845 थे जो कि राउंड अबाउट 77% बनती थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा लेंगे कैसे 91% से मैं डायरेक्ट 77% पे आया, जो कि मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम थी और मेरे घर वालों के लिए भी कि मतलब आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई होती है उससे बिल्कुल ही उलट हो गया था सीन। तो फिर मेरे पास जो चांसेस थे, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही किया कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊं और अप्लाई करूं, कोई लक चल जाए जिसकी वजह से मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं। तो जो मेरी जो प्रायोरिटीज थी उनमें जो फर्स्ट पे थी वो PUCIT थी, GCU थी और ये 2 मेन थी जो कि मैंने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मेरिट की बेस पे मेरे नंबर कम थे और जो सारा जो था वो इंटर की बेस पे था। इंटर में मेरे मार्क्स कम थे जिसकी वजह से सारी मेरी परसेंटेज और एग्रीगेट खराब हो गया था। तो देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा जो अब ऑप्शन थी वो प्राइवेट सेक्टर में ही आ रही थी, जिसमें मेरे पास UCP आ रही थी, UMT आ रही थी, फास्ट यूनिवर्सिटी आ रही थी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया थी। तो देखा जाए तो मैंने फास्ट में भी अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी मेरिट ना बन सका क्योंकि वहाँ पे भी एक मेरिट के थ्रू और एक प्रोसीजर के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी मेरा नहीं बना। तो जो मेरे पास 3 ऑप्शन थी उसमें मैंने जो अपने लिए सबसे बेहतर पाई वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया था। जो मेरे लिए सबसे बड़ा एज पॉइंट था वो था मेरे घर के करीब। मतलब मैं अपना टाइम भी बचाना चाहता था और अपने आप को ईजी और कंफर्ट जोन में रखना चाहता था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी और मेरे घर के जो गैप है वो कम होगा तो मैं अपना टाइम बचाऊंगा और वो टाइम मैं किसी और चीज़ में लगा के उससे मतलब फ़ायदा उठा सकता हूँ इन सिंपल वे। तो मैंने इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया को सिलेक्ट किया और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर था वो दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, UMT, ITU जो भी थी उनके मुकाबले में भी थोड़ा सा मेरे हक में बेहतर था कि वो थोड़ा बेहतर था। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये रीजंस बनी कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया सिलेक्ट की। ठीक है, 2 रीजंस, एक जो है एक लोकेलिटी आपके करीब थी और दूसरा जो है वो उसकी फीसिस भी रीजनेबल थी। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, वैसे इसको एब्रिविएशन में यूएसए ही कहते हैं या मतलब यूएसए? ठीक है, यूएसए चलें तो हम इसको यूएसए ही यूज करते हैं ताकि फर्दर ईजनेस से। अच्छा, तो एक स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है यूएसए लाहौर में, तो उसके लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, कहाँ से वो फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता है, कहाँ सबमिट करवाना होता है, इस बारे में थोड़ा सा बता। फर्स्टली वहाब भाई मैं आपको बता दूंगी यूएसए के जो लाहौर में कैंपस हैं वो 3 कैंपस है। एक कैंट कैंपस है, एक रायवंड कैंपस है और एक बड़की कैंपस है। तो जो इन तीनों कैंपसेस की फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग अलग है। जो कैंट कैंपस है उसे मेन कैंपस कहा जाता है जिसमें मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। तो जो आपने सवाल किया कि कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको पता है जब से कोविड आया तो लोग ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा करते हैं हर चीज़ को। तो उससे पहले भी था कि आप ऑनलाइन अपना फॉर्म लेके तो उसे फिल करके आप सबमिट करवा सकते थे, लेकिन वो देखा जाए तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। लोग यही प्रेफर करते थे कि हम फिजिकल जाके यूनिवर्सिटी विजिट करके सब कुछ करके फॉर्म फिल करें। लेकिन जब से कोविड आया तो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा हो गए कि हम ऑनलाइन ही हर चीज़ सबमिशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप www.usa.education.pk की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको फर्स्ट में ही आपको फॉर्म एब्रिविएशन की उसकी ऑप्शन आ जाती है तो जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जिसके चार्जेस भी होते हैं, जो कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है थ्रू एटीएम, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, जिसके भी थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी है। तो उसमें जो मैं बता आपको साथ साथ फीसेस भी बता देता हूँ। जो इसकी जो एडमिशन फॉर्म की फीस है वो 1500 है, वो सबमिट करवाते हैं। उसके बाद अगर आपको सूटेबल करता है कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपनी एडमिशन फीस सबमिट कराते हैं, जो कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो 25,000 है। किसी भी आप डिग्री में जाना चाहते हैं या किसी भी कोई भी चूज करना चाहते हैं, BScs है या फैशन डिजाइनिंग है या मैथ कम्युनिकेशन है या बीपी है, जिसमें भी वो सबके लिए सेम है 25,000। रिसेंटली बात कर रहा हूँ, ये मे भी चेंज होती जाएगी आगे, हर सेमेस्टर के बाद हर ईयर चेंज भी होती है, मतलब इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। तो इसमें इंक्रीज होता है। और अगर मैं अपनी BScs के रिलेटेड अपनी फीस की बात करूं, तो रिसेंटली जो इन्होंने फीस अपने उस पे इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट पे गो थ्रू की थी, वो 99,000 पर सेमेस्टर की थी। 99,000 पर सेमेस्टर, जो कि देखा जाए तो आपकी डिग्री 6.5-7 लाख में आपको इजीली पड़ जाती है। मतलब टोटल एक्सपेंसिव डाल के आपकी ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस और ये जो एडमिशन फॉर्म के पैसे हैं, ये सब डाल के। तो अगर किसी ने अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन देखा जाए तो आप एडमिशन अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आप एडमिशन फीस देंगे, जो कि आप कैंपस में भी आगे दे सकते हैं और ऑनलाइन भी सबमिशन करा सकते हैं, डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने एडमिशन फीस देनी है तो आप कैंपस में आगे दें, क्योंकि आप एक दफ़ा तो कैंपस ज़रूर विजिट करें, ताकि आपको थोड़ा हाउ ना हो कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ उसका मुझे पता तो हो कि उस यूनिवर्सिटी में क्या कैंपस लाइफ है या किस हवाले से आप एजुकेशन है, किस तरह की क्लासरूम है और किस तरह का ओवरव्यू है, कि आपको पता हो एडमिशन फीस तब कराएं। क्योंकि एडमिशन फीस आपकी वापस नहीं की, एक दफ़ा सबमिट हो जाए तो वापस नहीं की जाती। और जो इसकी एडमिशन फीस है, वो जो एडमिशन फीस और ट्यूशन फी, अगर आप फिजिकल जाते हैं तो वो वहीं पे सबमिट कर लेंगे आपके पास, जो ऑफिस होते हैं। लेकिन उसके बाद वो आपका अल्फला का अकाउंट बन जाता है, जिसमें आप अल्फला बैंक अल्फला के थ्रू आपकी टोटल जितनी भी फीसेज आगे सेमेस्टर की वो गो थ्रू ऑन वो सबमिट होती रहती हैं। और अगर आप इसकी ज़्यादा लोग होते हैं कि जिनके लिए इजी नहीं होता कि वो पूरी फीस एकदम सबमिट करवा सकें, तो उनके लिए वो इंस्टॉलमेंट पे भी फीसेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 99,000 अगर आपकी टोटल फीस है, तो आपको वो दो इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में आपको कर देते हैं, जो कि आपने 2-2 महीने बाद सबमिट करवानी होती है, ताकि आपके लिए ईजी हो। और देखा जाए तो अगर आप इसकी स्कॉलरशिप्स की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की, तो टू बी ऑनेस्ट ये स्कॉलरशिप्स जो इनिशियल तौर पे जो स्कॉलरशिप देते हैं, वो आपके इंटर के रिजल्ट पे देते हैं, नॉट मैट्रिक, नो एंट्रेंस टेस्ट, किसी चीज़ पे भी नहीं, कोई इंटरव्यू पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर के मार्क्स पे। और इंटर के मार्क्स पे देते हैं ये कि 90% पे 50% टोटल ट्यूशन फीस है। अगर आपकी 99,000 है, तो आपकी डायरेक्ट 49,500 इस तरह कुछ बन जाएगी। और मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरी 77% थी FSC में, इंटर में। सो उन्होंने मुझे 30% दिया था, तो जो मेरी फीस बनी है टोटल 69,300 मेरी पर सेमेस्टर फीस है। ठीक है, ठीक है। यानी आपको आपको सेमेस्टर फीस में भी वेव ऑफ मिल गया जो है इन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अच्छा, मुझे बताइए, एक स्टूडेंट है, वो आपने एडमिशन फॉर्म वगैरह तो कह रही है कि ऑनलाइन, लेकिन एक दफा आप विजिट कर लेना चाहिए, वैसे ही कैंपस लाइफ का आपको पता चल जाता है। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वंस आप जो है एडमिशन फॉर्म वगैरह सबमिट करवा देते हैं, उसके अलावा उसके बाद टेस्टिंग सेंटर जो आता है वो कौन सा बनता है? वो आया वही जो है यूनिवर्सिटी बनती है जहाँ पे जो है आपने सबमिट करवाए जाते हैं, या इसके अलावा भी कोई इनके सेंटर्स होते हैं? हाँ भाई, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं ना डीप बातें बताऊंगा आपको यूनिवर्सिटी की, जो कि बिल्कुल स्टूडेंट के लिए इजी हो जाए। तो अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया का, तो इनका फिलहाल एंट्रेंस टेस्ट कोई भी नहीं है, ना इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट है, ना कोई इंटरव्यू है। आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपकी 50% मार्क्स हैं इंटर में, तो आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी फील्ड में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो बस फीसिस लेते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट ये बात कहीं हद तक ठीक भी है कि आपकी फीस होना ज़रूरी है, आपकी इस दूसरी चीज़ों के अलावा। तो अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से भी एंट्रेंस बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ख़त्म किया, तो साउथ एशिया में बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है। और देखा जाए तो इंटरव्यू भी कोई ख़ास नहीं लिया जा रहा है। इंटरव्यूज़ लेते थे और एंट्री टेस्ट भी लेते थे, लेकिन ये जो 2 साल गुज़र रहे हैं ये इसमें कोविड सिचुएशन में
इसमें फिलहाल बिल्कुल बंद किया हुआ है। इसमें सिर्फ एलिजिबल देखते हैं कि अगर आपने 50% से अप आपकी एंटर में, तो वो आपको एडमिशन दे देते हैं और कैंपस लाइफ आप विजिट कर लें आके। सही। अच्छा, आपने बता दिया कि इंटर के मार्क्स जो है वो 50% से ऊपर हो तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई मेरिट तो बनता होगा कि मतलब जी 60% जी जी पिछली दफा बना होगा या 70%, जो जो जी भी बना है वो क्या मेरिट बनता है जो जी एफएससी? वाह भाई, मेरिट की बात की जाए तो सबसे पहले मेरिट जो बनता है ना वो स्कॉलरशिप के हवाले से बनता है कि इतने बच्चों को इस परसेंटेज पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। जैसे मैंने बताया कि मैं 77% पे मुझे 75% से जो अप थी जिनकी इंटर में, तो उनको उन्होंने 30% स्कॉलरशिप दी थी। तो इस तरह वो स्कॉलरशिप बनाते हैं, लेकिन 50% से ऊपर आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं फुल फी पे। ठीक है। उसके बाद लेकिन यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो उन्होंने इस तरह की ऑफर्स रखी है कि अगर आप अपना जीपीए मेंटेन करते हैं अच्छा, तो आपको आगे स्कॉलरशिप मेंटेन, फॉर एग्जांपल आपके इंटर में 50% है, 60%, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में आके एक बिल्कुल ही चेंज अपना एनवायरनमेंट कर लेते हैं, आप अपनी स्टडीज के हवाले से सीरियस हैं और आप अच्छे जीपीए मेंटेन कर रहे हैं 1-2 सेमेस्टर में, तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी कि आपको अच्छी स्कॉलरशिप दे, फुल फीस कंसेशन भी दे सकती है, फुल टोटल ट्यूशन फी पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी इंटर के मार्क्स पे अगर आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक आपका जीपीए मेंटेन रखना ज़रूरी है। वो आपका, जैसे मेरा था तो 3 जीपीए मेरा मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर मैं 3 से नीचे जाता हूँ तो मुझे फुल फी पे करनी पड़ेगी। ठीक ठीक, यानी 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 कि आप चाहे इंटर की बेस पे आपको मिल गया है स्कॉलरशिप, लेकिन उसके लिए फिर जीपीए मेंटेनेंस भी साथ में जीपीए कंपलसरी हो। मेंटेन करना, जी डन सर, डन। जीपीए अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, जीपीए की बेस पे ये भी होता है, एग्जाम्पल है मैं 70% पे, आपने जैसे कहा 70% में मुझे 30% ऑफ मिल गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जो है मैंने जीपीए जो है ना वो 3.5 या 3.7 मेंटेन, या मतलब एक खास हद से भी आगे जाना शुरू हो गया, तो इसमें क्या फर्दर वो आपको परसेंटेज मिल जाती है या नहीं, बस जो था वो मैक्सिमम ही है उसका? अगर सर अगर आपका जीपीए 3.5 से अब जा रहा है 36, 37, 38 या 4 भी जा रहा है आपका ठीक है। जीपीए, तो वो आपकी जो टोटल आपका सीजीपीए मिलाएंगे कि आपका क्या बन रहा है, तो वो आपको फर्दर भी आपको क्या नाम है स्कॉलरशिप देने के लिए रेडी होते हैं कि आपको ज्यादा स्कॉलरशिप दे सके, जी। और वो आपको फुल फी कंसेशन भी कर सकते हैं कि मतलब टोटली फ्री आप पढ़ रहे हो। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में टोटल फी कंसेशन पे पढ़े हैं, जिनका मतलब कि कोई इनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जिसकी वो फीस नहीं दे सकते, सिर्फ वो इस बेस पे पढ़ रहे हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने फील्ड में। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। अच्छा अच्छा, मुझे बता दीजिएगा कि आपने ये बता दिया कि जो है ना जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है मेरिट बेस पे। इसके अलावा देखें तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास जो है वो मेरिट ना हो, लेकिन वो फिर भी ऑब्वियसली हो सकता है कि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और वो जो है किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं पैसे पूरे कर, तो इसके लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है स्कॉलरशिप के अलावा, या जस्ट स्कॉलरशिप ही वाहद जरिया है जिससे आप जी प्रूव कर सकते अगर फाइनेंशियल इश्यूज पे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में स्टूडेंट अफेयर्स के हवाले से कुछ ऐसे सोसाइटीज भी बनाई गई हैं जो कि सपोर्ट करती हैं बच्चों को जो मतलब पे नहीं कर सकते। ठीक है। अगर जेन्युइन केस है आपका तो यूनिवर्सिटी खुद भी सपोर्ट करेगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपने तौर पे भी, स्टूडेंट्स सोसाइटीज अपने तौर पे भी उसे सपोर्ट करेंगे। मतलब किसी भी वाले से वो ये नहीं सोच सकते कि हम वो बच्चे को नहीं एडमिशन देना चाहते या उसे सपोर्ट नहीं करना चाहते या उसे किसी भी मामले में पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो इस हवाले से अगर पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो यूनिवर्सिटी साउथ एशिया सपोर्ट करती है कि वो स्टूडेंट्स को साथ लेके चलती है। इवन कि इस तरह के मामले भी होते हैं कि कुछ बच्चे बीच में अपनी फीस सेमेस्टर फीस दे रहे होते हैं, लेकिन कहीं पे आके उनके हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो फीस नहीं दे सकते, तो पर्सनली टीचर्स स्टूडेंट्स जहाँ तक उनका हो सकता है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया खुद भी एक फॉर्म के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू से उन्हें सपोर्ट करती ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट है उसका जो है एडमिशन हो गया है, तो हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? मतलब आप तो जैसे लाहौर से बिलोंग करते हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली डे स्कॉलर होंगे, सुबह आते होंगे शाम में जाते होंगे, जो दूसरे है। स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या, जो जो आउटसाइड की सर सिटी? किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या देखा जाए या किसी भी यूनिवर्सिटी में लाहौर में आपको पता है बहुत दूसरे शहर के बहुत लोग आते हैं पढ़ने के जी लिए। जी। तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 30 to 35% लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से उनका ताल्लुक है। तो अगर देखा जाए हॉस्टल की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया खुद पर्सनली अपना कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है। लेकिन अगर आप हम यूनिवर्सिटी के पास देखें तो बहुत से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, अवेलेबल हैं, हॉस्टल हैं,
और बहुत सारे ऐसे डेंटल डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं, और मतलब बहुत सी सहूलतें हैं जो कि मतलब इजीली आप मतलब वहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। ठीक है। उससे क्योंकि जैसे मेरा कैंपस कैंट में है, तो उसके बिल्कुल पास ही बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, जो कि मतलब मुनासिब किराए पे हैं, और बहुत से स्टूडेंट मिलके रह रहे हैं और मतलब अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। जी जी। सर मेरी पर्सनल क्लास में 5 से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिटी हैं, तो वो इजीली इकट्ठे रह रहे हैं और मतलब उनके लिए कोई परेशानी और कोई इश्यू नहीं है। हर खाना वगैरह ईज़ी एक्सेस है, हर चीज़ की ईज़ी एक्सेस है, इंटरनेट ठीक वगैरह सब कुछ। ठीक है। अच्छा अच्छा, बीएस में इस टाइम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया कौन कौन सी डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड कर रही है? बीएससीएस, बीएसआईटी, हाँ। बीएसएससी जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, ये तीनों डिग्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया कर रही है। उसके अलावा अगर टोटल डिग्रीज की बात की जो, तो 150 प्लस डिग्री ऑफर्स कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया .education.pk पे जाए तो उसमें प्रॉपर उन्होंने सब कुछ लिखा कि वो फैशन डिजाइनिंग में एसकॉम, लॉ की डिग्री, जो मेडिकल से रिलेटेड डीपीटी, और मतलब टोटल हर तरह की बीबीए वगैरह हर तरह की डिग्रीज करवा रही है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स आप समझते हैं कि उन्हें जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में आके इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, और किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया? सर देखा जाए तो अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी आता है तो उसे पहले दूसरे सेमेस्टर में मुश्किलात होती हैं, क्योंकि ठीक है। उसे कंफर्ट जोन में इतना नहीं रहता जैसे कि हम मतलब जो इस शहर के हैं। ठीक है। अगर उसके हवाले से बात की जाए कि डिपार्टमेंट या किसी भी हवाले से, तो जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो बड़े इजी होते हैं स्टूडेंट के साथ, तो इतना कोई स्टडी के हवाले से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि स्टूडेंट को फेस करना चाहे, एक्सपेक्टेड कि वो खुद पढ़ना ना चाहे। ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो वो एक अलग केस है, लेकिन अगर वो पढ़ाई में अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और उसको कोई स्टडी से रिलेटेड होती है, तो स्टूडेंट फेयर भी होते हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी में सोसाइटीज होती हैं जो मतलब हर तरह के मसले हल करवा देती हैं उनके। तो बाकी अगर कोई आउट ऑफ सिटी आता है तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, उसे ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं शुरू में और इस तरह की प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका बाउंड अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ अच्छा हो, अगर एक तो सबसे पहली बात है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो अपना सबसे पहले अपना बाउंड अच्छा बनाएं अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो रीच आउट और हेल्प करने में आपके लिए आसानी होगी, वो आपको हेल्प कर सकेंगे और आपके लिए बेनिफिट होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा ये। और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एनी फाइनल एडवाइस बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू, जो आप समझते हो कि यार न्यू कमर्स जब आते हैं ना तो ये मसला करते हैं या हमसे ये गलतियां हुई थी, तो अगर वो ये कर लेंगे तो बेहतर होगा, उनके लिए ईजीनेस पैदा हो जाएगी यूनिवर्सिटीज में? सबसे पहले अगर हाँ भाई, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से 2 दफ़ा आप यूनिवर्सिटी आके फिजिकल विजिट करें, ताकि आपको ए टू जेड आपको चीज़ का पता हो। और प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कैंपस लाइफ का पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं करें कि आप आएँ और आप फ़ौरन चले जाएँ, सीधा एडमिशन ऑफिस गए और आप एडमिशन ऑफिस से सीधा घर चले गए बस। आपका राइट है कि आप वहाँ पे कैंपस लाइफ खुद विज़िट करें, आप क्लासेस का को सर्वे करें, आप ग्राउंड में बैठें, आप इधर-उधर देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की अगर कैंपस लाइफ देखें तो नो डाउट इनके पास क्वालिफाइड फैकल्टी है, फीस स्ट्रक्चर भी ठीक है, मतलब दूसरी प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से को-करिकुलर एक्टिविटीज़ और फ्रेंडली माहौल है। अगर मेरे कैंपस की बात करें तो वो यूसीपी और यूएमटी के मुकाबले में इतनी बड़ी नहीं है यूनिवर्सिटी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी कैंपस लाइफ बहुत खूबसूरत है, मतलब बनी यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, उसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। और यूनिवर्सिटी बड़ी होने के भी अलग फ़ायदे हैं और छोटी यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उसके भी आप ज़्यादा उसके भी फ़ायदे हैं, क्योंकि छोटी यूनिवर्सिटी हो तो हर एक बंदा एक दूसरे को जानता होता है, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट हो जाता है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इन थ्रू होता है और मतलब हर तरह की वो फैकल्टीज़ में आप ईज़ी हो जाता है। और एटमॉस्फेयर बड़ा नेबरहुड है, मतलब इजीली हर चीज़ असेस है, और यूनिवर्सिटी के पास हर तरह की अवेलेबल है, कैंटेरिया हर चीज़ अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कैंपस लाइफ की बात करूँ, अगर फंक्शंस के बारे से, क्योंकि अब जो कोई बच्चा कॉलेज से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके सबसे पहले वो अपने एनवायरनमेंट देखना चाहता है कि यार मैं एक सीनियर जगह पे जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा माहौल मिले, मुझे कैंपस लाइफ मिले, मुझे घूमने के चीज़ें मिलें और मैं अच्छी अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँ। पढ़ाई तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फिज़िकल ग्रोथ और आपकी हर तरह की मेंटली ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेमिनार, आए दिन सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, सोसाइटीज़ इतनी बन चुकी हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, क्वाली नाइट्स होती हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं।
क्रिकेट का एक ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, टेबल टेनिस का ग्राउंड है, रैकेट शेटर का, बैडमिंटन का ग्राउंड है, मतलब हर तरह की फैसिलिटीज हैं, स्विमिंग पूल है और हर तरह का, मतलब कि एक आपको प्रॉपर सेटअप मिलता है लोअर फीस स्ट्रक्चर और हाई क्वालिफाइड फैकल्टी के दरमियान। जी, आप भी मेरी बात माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरी रियली बात। थैंक्स फॉर जो है इतना खूबसूरती से सारे जो है क्वेरीज को एक्सप्लेन करने का। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके सारे पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग यूएसए जो है लाहौर को क्लियर आउट हो गए होंगे। इसके अलावा कोई आपकी फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि ताहम जैसा आप तक पहुंच सकें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।